ਜਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 1 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਤੂਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੌਤਮ ਸੇਵਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਦਵਿੰਦਰ ਤੂਰ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਵਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 1 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਵਨੀਸ਼ ਜੀ, गौतम जी बारे तो ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। सबसे पहले सत श्री अकाल, नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं अवनीश गुप्ता, ओरिजिनली मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ। यूपी में एक टाउन है शाहजहाँपुर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम यूपी इटसेल्फ एंड देन आई मूव टू बैंगलोर। आई वर्कड एज अ IT consultant in Bangalore and then I moved to Canada in 2008 and since then I'm into IT and then I started my own company here, Praise Technologies. We used to mobile apps and things like that. Anyways, तो मेरा ये बैकग्राउंड है और इसके अलावा मैं एक लेखक भी था, कवि था इसलिए कहूँगा क्योंकि अब काफ़ी हद तक छूट गया है क्योंकि इतनी व्यस्तता हो जाती है कि हम समय नहीं दे पाते हैं। तो मैंने पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं दिल्ली से, जिसमें अधूरी मुस्कान और मुझे मंजिलों की तलाश है, इस तरह की पुस्तकें लिखी हैं मैंने 2005 और 2008 में। इसके अलावा मैंने मेरा एक NGO भी है इंडिया में, अक्षरधाम से, जहाँ पे करीब हम 200 बच्चों को मुफ्त एजुकेशन देते हैं। अलग अलग सेंटर्स हमने गांव में चलाए। बिहार में, यूपी में हमारे काफ़ी सेंटर्स हैं जहाँ पे हम क्लासरूम प्रोग्राम चलाते हैं। बच्चों को स्टेशनरी, एजुकेशन, टीचर्स, क्लासरूम, सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कास्ट हम देते हैं उनको। हमारा वॉल्टियर्स का एक नेटवर्क है इंडिया में और ग्राउंड रियलिटीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। लिखा भी है मैंने ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में और महसूस भी किया, काम भी किया है, तो काफ़ी अच्छी समझ आ गई है। ਸੋ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਾਫੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਵਨੀਸ਼ ਜੀ, ਆਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਿਆ? मैं, गौतम जी और काफ़ी सारे लोग, हम लोग फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया इस चीज़ को, लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया। शुरू में हम लोग 5-6 लोग ही थे जिन्होंने सोचा इस बारे में कि हम एक साथ आते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे कहते हैं कि लोग आते गए और कारवां बनता गया, तो वैसा था जी। तो इस समय अच्छा चल रहा है। हम लोग हर दूसरे या तीसरे महीने में कन्वेंशन करवाते हैं या लोगों से रेडियो पे, टीवी पे हम उसका प्रचार भी करते हैं कि देख मिलते हैं लोगों से, उनको बताते हैं कि क्यों ये अच्छा है, कैसे अच्छा है। तो इसमें काफ़ी टाइम जाता है, जो कि हम दोनों ही लोग और बाकी भी जो वॉलंटियर्स हैं वो काफ़ी व्यस्त हैं अपने अपने फैमिली प्रोफेशन के साथ में, लेकिन उसमें से हम टाइम निकाल कर ये काम करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये देश के लिए अच्छा है और बहुत ज़रूरी है देश की सेहत के लिए। इंडिया भी कोई रिलेशन है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ? इंडिया में हम जैसे इंटरव्यूज़ जो हो यहाँ पे हम जो इवेंट्स करवाते हैं उनका इंटरव्यू जो होता है जो कैंडिडेट्स का, वो वहाँ से कनेक्ट करते हैं। कुछ कैंडिडेट्स हैं, योगेंद्र यादव जी, कुमार विश्वास जी और शेफाली मिश्रा जी, इनसे हम रेगुलर टच में रहते हैं। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। मेरी निकटता नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली तो हम नहीं मिले हैं, लेकिन कुमार विश्वास जी कवि होने के नाते मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ। ठीक है जी। हम कॉलेज के दिनों में भी उनकी कविताएं पढ़ा करते थे और काफ़ी शौकीन थे उनकी कविताओं के, हमें अच्छा लगता था। ठीक है। तो हमारा एक कवि और कवि का जो संबंध होता है वो मुझे काफ़ी जो है हमारा। ठीक है जी। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੋ ਤੇ ਯੂਪੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। हाँ, करीब करीब 80 सीटें हैं लोकसभा की, और ऐसा कहा भी जाता रहा है पॉलिटिक्स में कि अगर आपने यूपी जीत लिया, जिसने यूपी जीत लिया उसने देश जीत लिया, ऐसा कहा जाता है क्योंकि काफ़ी सारी सीटें हैं तो काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है वो पॉलिटिक्स को।
और काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर भी यूपी से ही रहे हैं। आई थिंक 70% प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो इंडिया के कोई ना कोई उनका यूपी से कनेक्शन रहा है। तो डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करेगा। और हमने कोशिश की है वहाँ के लोकल जितने भी एमपीज़ के इलेक्शन के लिए जो खड़े हुए हैं उनके साथ बात करते रहते हैं उनसे। लेकिन यूपी काफ़ी ज़्यादा जातिवाद और धर्म के पीछे काफ़ी बटा हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो एक पर्टिकुलर कास्ट को वोट करते हैं या काफ़ी सारे लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन को वोट करते हैं। सारे ही हैं यहाँ पे, तो मैं किसी एक को नहीं कहूँगा। तो उसमें लोगों की सोच को बदलना और गांव में जाकर सोच बदलना, दैट विल टेक टाइम। इट्स नॉट दैट इजी। इट मे बी ईजियर इन द अर्बन एरियाज क्योंकि लोग कनेक्टेड हैं टीवी से, मीडिया से, बट यूपी की पॉपुलेशन करीब 20 करोड़ है और हर उस आदमी तक पहुंचना जो गांव में रहता है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਟੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ? यूपी में है लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि यूपी में मैं कहूँगा संगठन की थोड़ी कमी है। गांव के लेवल, अगर गांव के लेवल बात करें तो जैसे बीएसपी है, उसकी अच्छी पकड़ है गांव में, बहुजन समाजवादी पार्टी की, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग उसको अपनी पार्टी जैसा मानते हैं। शहरों में जो मेरठ या इधर का इलाका है वहाँ पे समाजवादी पार्टी का काफ़ी जैसे कुछ पर्टिकुलर कास्ट हैं या कुछ ऐसा पर्टिकुलर उनका है कि उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा है समाजवादी पर। सबके अपने अपने वोट बैंक बटे हुए हैं। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, कह सकते हैं। हाँ है वो चीज़, वो खैर पूरे हिंदुस्तान में ही है, उसमें उसको डिनाई करना तो ਜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ वो फिर इन्फ्लुएंस करते हैं, जो भी वहाँ का जो लीडर है या जो भी वहाँ का जो भी बंदा नुमाइंदा है वहाँ का, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। ਗੌਤਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, हाँ जी ठीक है ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ जी, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। हाँ जी ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। बिल्कुल जी। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾੜਮੇਰ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, बाड़मेर से हैं। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? मैं इसमें लाइक ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि आई डोंट नो रियली कि वहाँ की हकीकत क्या है, बिकॉज हम यहाँ पे बैठे हैं, वो वहाँ पे हैं। बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा जसवंत सिंह जी, क्योंकि वो राजस्थान से हैं और वो बीजेपी के हनुमान कहे जाते थे। आपको याद होगा 2 साल पहले उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का कुछ जिक्र किया था, उसमें भी काफ़ी सारा उनसे वो हुआ था। बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी, ये किया, उनको फिर बीजेपी में शामिल किया गया। चक्कर ये है कि देखो, अगर हम बात करें बीजेपी की 1 मिनट के लिए, बीजेपी को बनाने वाला और उस पार्टी को आगे लाने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी और जसवंत सिंह जी और ऐसे ही 2-4 और आडवाणी जी और कुछ नेता। जब से मोदी साहब गुजरात से निकल के नेशनल लेवल पे आए हैं, इन्होंने सबको दरकिनार कर दिया। और अंदरूनी हकीकत आई डो नॉट नो, कि मैं अगेन वही कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन जिस तरह से न्यूज़ मिलती हैं, जिस तरह से हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग यही है कि जो भी उस ज़माने में, क्योंकि एक बार मुझे याद है कि जो कि बीजेपी जो नेशनल असेंबली है, इससे मोदी साहब को बाहर निकाल दिया गया था कि आप जाइए, आपका काम नहीं है, आप गुजरात संभालिए। अभी चूँकि मोदी नेशनल लेवल पे आ गए, सारे लीडरशिप उनके हाथ में है, तो जो लोग उनको लगते थे कि ऐसे हैं, तो शायद उन्होंने उनको दरकिनार किया हो, मे बी, आई एम नॉट श्योर। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਆ ਮੋਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ ਤੇ ਸਨੀ ਖੋਸਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। हाँ जी।
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ अरविंद जी कहते कि मैं तो नहीं बनना। ओके, देखो अगेन ये बात ये रहती है, जैसे आम आदमी पार्टी जो है वो निकल के आई है एक रिवॉल्यूशन से, राइट। एक जो रोड के ऊपर एक मतलब जो एक गुस्सा था पब्लिक का, उससे निकल के आई है। अच्छा, ये पॉलिटिक्स में आए हैं इसलिए ये नहीं आए क्योंकि इनको राज करना है। एक्चुअली इनका मकसद ये था क्योंकि इन्होंने 2 साल पूरी मशक्कत की कि बाहर रह के कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन बाहर से चेंज नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने, और कपिल सिब्बल साहब ने और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इनको ललकारा कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप मादा रखते हो तो आप अंदर आके बात करो। तो ये अभी इस मोड में है कि ये पॉलिटिक्स के अंदर जा रहे हैं, राइट। यहाँ पे ये सवाल नहीं है कि कुमार विश्वास पीएम बनता है, कि अरविंद केजरीवाल पीएम बनता है, कि मनीष सिसोदिया बनता है, कि योगेंद्र यादव बनता है। वो बात नहीं है। बात ये है कि इस सिस्टम को किस तरह से बदलना है। ये जो वंशवाद का, जातिवाद का, जिन चीज़ों पे कांग्रेस ने और बीजेपी ने आज तक राज किया है हिंदुस्तान पे, उन चीज़ों से परे हटके, उनसे थोड़ा सा एक कदम आगे जाके कि हम बात करें हिंदुस्तान की, हम बात करें यहाँ की गरीबी की, हम बात करें यहाँ के भ्रष्टाचार की, हम बात करें यहाँ की एजुकेशन सिस्टम की, हम बात करें यहाँ के हेल्थ केयर, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। तो आम आदमी पार्टी है सर, इसका जो फोकस है वो ये नहीं है कि सत्ता लेके किसको क्या बनना है। इसका मेन फोकस है कि जो लोग इस सत्ता में, जैसे अरविंद जी ने अभी कल परसों कहा कि हम यहाँ पे जीतने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे इन लोगों को हराने के लिए आए हैं। अदर वे में देखें तो बात तो वही होगी, लेकिन इन लोगों का मकसद ये कतई नहीं है कि कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा। मकसद ये है कि चेंजेस हो वहाँ पे। तो अमित ਤੁਸੀਂ ਕੀ ऐड करना चाहोगे इस चीज़ में? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं गौतम जी। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम सरकार बनाएं, हमारा मकसद ये है कि अच्छे लोग पार्लियामेंट में जाएं। जो क्रिमिनल्स हैं जो पार्लियामेंट में इतनी आसानी से चलाते सिर्फ इसलिए कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं, और आप अंधे होकर उस पार्टी को वोट कर देंगे, नहीं हम तो कांग्रेस के ही समर्थक हैं या बीजेपी के ही समर्थक हैं, ये गलत चीज़ है। हम अगर कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड है या उसका रिपोर्ट अच्छा नहीं है या उसने कोई काम नहीं किया है, वाई डू आर वी इलेक्टिंग दैट पर्सन? वी शुड लुक एट द कैंडिडेट। तो अगर कैंडिडेट अच्छा है, अगर आपको लगता है, अगर किसी जनता को लगता है कि उनका बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा है, कांग्रेस कैंडिडेट, हम नहीं कह रहे कि आप उसे मत वोट दो, लेकिन आप ईमानदार आदमी को वोट दो। और आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों को लेकर आ रही है, जिन्होंने अच्छा काम किया सोसाइटी के लिए, जो सोसाइटी के लिए ऑलरेडी डेडिकेटेड है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन की लड़ाई लड़ी है जिन्होंने जो जैसे रचना ढींगरा है भोपाल से, इन्होंने भोपाल गैस ट्रेजिडी के विक्टिम्स के लिए काम किया। फुल्का जी हैं जिन्होंने केस लड़े हैं सिखों के लिए। तो ऐसे लोग जिन्होंने वाकई में अपनी ज़िंदगी दान करी है, ज़िंदगी के 15-20 साल दिए हैं, उन लोगों को आम आदमी पार्टी लेकर आई और उनको जो है अपना कैंडिडेट बनाया। तो ऐसे लोगों को वोट देना और ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में होना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जो सिर्फ पैसा या अपनी गुंडागर्दी या सिर्फ उनके जो क्योंकि पॉलिटिकल कनेक्शन है या किसी के लड़के हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, इस वजह से वो पार्लियामेंट में पहुंच जाए। ये नाइंसाफ़ी होगी डेमोक्रेसी के साथ। तो आम आदमी पार्टी का मकसद है कि अच्छे कैंडिडेट पार्लियामेंट में, ना कि हम जो है वो सरकार बनाएं या करें, वो एक सेकेंडरी गोल है। अगर हम सफिशिएंट नंबर पे पहुंच जाएंगे देन वील लुक एट दैट मेकिंग गवर्नमेंट आल्सो गुड। ਤੇ ਜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀਗੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਿਆ कि अन्ना हजारे तो जब अरविंद केजरीवाल जी अलग हो गए? लोगों को एक धक्का लगा क्योंकि लोग दोनों को एक साथ देख रहे थे, एक ही मंच से दोनों ने शुरुआत की, तो इट वाज लाइक इनसेपरेबल कि दोनों एक ही चीज़ के चेहरे हैं। लेकिन एट सम पॉइंट व्हेन थिंग्स डोंट वर्क आउट, यू हैव टू पिक अ वे हाउ यू वांट टू अचीव दैट गोल, राइट। तो जो गोल को अचीव करना है, गोल है हमारा करप्शन को ख़त्म करना। अगर वो धरने से, प्रदर्शन से, आंदोलन से नहीं हो रहा है और पॉलिटिक्स में एंटर होके हो रहा है, देन वी शुड गो दैट वे। हमने अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि हमने इंडिया के करप्शन या जो भी मूवमेंट था उसने कोई कसर छोड़ी, 10-10 दिन तक धरने किए गए, अनशन किए गए, भूख हड़ताल की। वी वेंट टू द एक्सट्रीम्स बट स्टिल देयर वाज नो एंड रिजल्ट। तो फिर डिसीजन ये लिया है कि हम पॉलिटिक्स में जाते हैं, ठीक है। अन्ना हजारे जी का क्या था कि सिंस वी आर अ मूवमेंट एंड वी वांट टू रिमेन अ मूवमेंट, तो विच आई पर्सनली डोंट फाइंड राइट नाउ कि हम उसका जो एक्सट्रीम था वहाँ तक गए थे और फिर भी हमें हासिल नहीं हुआ, तो हमें उससे एक कदम आगे बढ़ के पॉलिटिक्स में जाना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे राइट नाउ।
तो वो एक ही काम को करने के दो तरीके हैं, देखते हैं कौन सक्सेसफुल होता है। और इसमें मैं एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। देखो, वो चाहते सभी यही थे, राइट। उन्होंने 2 साल तक इसमें खूब काम किया। प्राइम मिनिस्टर जो हमारी पार्लियामेंट है, वहाँ से आपको आश्वासन आ जाता है लिखित में, पीएम दे देता है कि लिख के जी हम इसमें अमेंडमेंट करेंगे, चेंजेस करेंगे, इस बिल को लेके आएंगे। अच्छा, वो लोग कुछ करना नहीं चाहते, एक्चुअली विल की कमी है। और उन लोगों ने कहा कि देखो हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 2 साल तक इन्होंने वेट किया। जब कुछ भी नहीं हुआ तो अरविंद ने एक ही बात कही, अगर कहीं पे गंदगी है, अगर कहीं कीचड़ है, तो आप कीचड़ को किनारे पे रह के साफ नहीं कर सकते भाई साहब। अगर आपको कीचड़ साफ करना है तो आपको खुद को मेला होना पड़ेगा, उसके अंदर जाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दे डिड, लाइक जो दिल्ली में उन्होंने प्रूव किया कि वो सिस्टम के अंदर गए, अंदर जाके देखा कि ये चीज़ें इस तरह से हैं, और वो जो भी काम किया वो आपके सामने सारा का सारा। एक एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे आपके घर के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, और आप जो कूड़ा साफ करने वाला आता है उससे 1 दिन कहते हो, 2 दिन कहते हो, हाथ जोड़ते हो, पैर पड़ लेते हो, भाई कूड़ा साफ कर दो, भाई कूड़ा साफ कर दो, वो नहीं सुनता है तो आपको फिर झाड़ू उठा के कूड़ा साफ करना पड़ेगा खुद से। तो अरविंद डिड द सेम थिंग, इंस्टेड ऑफ प्लीडिंग दे डिड एनफ ऑफ प्लीडिंग एंड देन से ओके फाइन, बहुत हो गई, अब हमने बहुत जी हुजूरी कर ली, हाथ जोड़ लिया, अब नहीं हो रहा है, अब हम खुद ही कूड़ा साफ कर लेंगे, देन वी गॉट अ सिंपल झाड़ू। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घट चांसेस ने कि मेजोरिटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ, क्योंकि जिन्ने सर्वे होए या फिर एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ तबका ਜਿਹੜਾ मेजोरिटी ਰੱਖਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਬਕਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਦੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ मेजोरिटी च जी बिल्कुल, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। देखो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा इसका। जिस वक्त चलो दिल्ली में इनकी सरकार गिर गई क्योंकि इनके पास में एनफ, देखो सभी लोग पूछते हैं कि आपने रिजाइन क्यों दिया दिल्ली से, उसका मैं आपको आंसर देता हूँ। इनके पास में 28 MLAs थे, इन लोगों ने जल लोकपाल बिल पास करना था, उसके लिए इनको 36 MLA चाहिए थे उसको साइन करने के लिए, ठीक है जी। तो ये क्या चाहते थे, जल लोकपाल क्या है एक्चुअली, वो एक कानून है, वो एक ऐसा कानून है जो कि वो हर एक आदमी को सजा देगा जो भी करप्शन करेगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों नहीं चाहते क्योंकि इनके 30-40% जो कैंडिडेट हैं वो खुद इसके अंदर आरोपी हैं, ठीक है जी। तो होता क्या है कि उससे पहले जब ये गवर्नमेंट में आए, उन्होंने क्या कहा कि जी जो 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 लेट से रेप के केस हैं उनके लिए आप अलग से कोर्ट बनाइए, उनके लिए आप हाई ट्रैक जो कोर्ट्स हैं उनको बनाइए, ताकि और उसकी एक सीमा निर्धारित कीजिए कि 3 महीने में उसका फैसला होना ही होना है। ऐसे जो छोटे क्रिमिनल है या जो बड़े क्राइम्स है तो उनको सेपरेट करके, उनको डिवाइड करके, और हिंदुस्तान में इतने सारे लॉयर बैठे हुए हैं जिनके पास में नौकरी नहीं है, उनको नौकरी पे लगाओ और ब्रांचेज खोलो, उसको डाइवर्सिफाई करो ताकि लोगों को मतलब न्याय मिले। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब उनको 30 या 40 साल की उम्र में कोई केस लगा, अभी वो मुक गए, वो खत्म भी हो गए लेकिन वो केस अभी तक खत्म नहीं हुआ। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जेल में बैठे होते हैं 10-10 साल तक, लेकिन उन्होंने जब रिजल्ट आता है 10 साल बाद में तो उन्होंने तो वो कन्विक्शन किया ही नहीं, वो तो उसमें अपराधी है ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने 10 साल की सज़ा काटी है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लोग आके वहाँ पे जो भी कानून में जो अमेंडमेंट्स जो करनी है वो करके उनको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हिंदुस्तान में सर कानूनों की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे अंग्रेजों ने इस कंट्री को रूल किया, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को रूल किया। आज आप यहाँ की हालत देख लीजिए और आज आप वहाँ की हालत देख लीजिए, कानून यहाँ के भी वैसे ही हैं, कानून वहाँ के भी ऐसे ही हैं, सिर्फ बात है इम्प्लीमेंटेशन की, वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। क्योंकि मेजोरिटी ना मिलन करके एक जन लोकपाल ਜਿਹੜਾ नहीं ਬਣਿਆ जी, मतलब ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ बिल्कुल जी, ਮਿਲਿਆ। बिल्कुल। पर ਜੇ ਇਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, मेजोरिटी नहीं मिली और सरकार द्वारा गिर रही है, पर एक कद तक ਚੱਲੂਗਾ कि जनता ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ नहीं टुटूगा इस चीज़ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ इस चीज़ ਨਾਲ। आप ये देखिए कि विद इन 3 months, जैसे पार्टी का 2 अक्टूबर को उन्होंने पार्टी अनाउंस की और दिसंबर तक 3 महीने के अंदर 28 सीटें मिल गई, जबकि सिर्फ 3 महीने का एफर्ट था। और लास्ट तक जो ओपिनियन पोल्स थे वो 3 सीटें 4 सीटें ही दे रहे थे, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। और लास्ट में इन्होंने कुछ फॉल्स एलिगेशन, अफवाहें फैलाना, अफवाहों का बाजार भी गर्म किया, स्टिंग ऑपरेशन, ये वो, विच वॉज ऑल फॉल्स, राइट। तो उसमें भी कुछ वोटर्स थे तो
getting a majority is not difficult, I think. When you can do such a big thing in just 3 months of time, तो getting a majority won't be difficult. That's what I think. And if people genuinely think कि हमें एक लेवल तक पहुंचना है या हमें ये एंटी करप्शन चाहिए, तो लोग वोट देंगे, मेरा ये मानना है, और ये सिचुएशन बार बार नहीं आएगी। और दूसरा बात मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। देखो वो वाकई सैड था, लाइक वो दैट वाज रियली सैड, एंड अरविंद ने खुद ने उसके लिए माफ़ी मांगी कि जो हमने किया वो गलत किया, लेकिन जो हो गया वो हो गया। तो देखिए ये नई पार्टी है और हम सभी लोग, जैसे मान लो कि एक बच्चा है स्कूल जाता है या मैं कॉलेज जाता हूँ या हम सभी ज़िंदगी में लर्न करते हैं, दे आर ऑल्सो इन लर्निंग स्टेज, राइट। तो वो जब अलॉन्ग विद द टाइम दे आर लर्निंग एट द सेम टाइम, हम और अरविंद और ये पार्टी कोई भी ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान का नुकसान हो। किसी ने पूछा, अरविंद ने अभी थोड़े दिन पहले कहा वाराणसी में कि 2 साल बाद में ये इलेक्शन फिर होने वाले हैं। उसने ऐसा इसलिए कहा कि गवर्नमेंट इस तरह की बनने वाली है कि वो 2 साल बाद गिर जाएगी। किसी ने पूछा कि जी आप तो ये देश के लिए बहुत नुकसान कर रहे हो, कि अगर एक बार जब चुनाव होता है देश के अंदर तो देश कितना पीछे चला जाता है, कितना उसमें खर्चा आता है। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि 5,000 करोड़ का खर्चा आता है एक बार जब देश में इलेक्शन होता है, तो 5,000 करोड़ का। अगर हम देखें पिछले 10 साल में यूपीए के राज में जो घोटाले हैं वो हजारों करोड़ पे गए हैं। एक घोटाला जो है वो 100, 200, 500 करोड़ का हुआ है। तो अगर हम उस पैसे को देखें और 5,000 करोड़ को देखें तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ਜਿਹੜਾ VOTING ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਦ ਵੀ VOTING ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਕੜਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਿਲकुल जी। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲੇ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। बिल्कुल जी, आप सही कर रहे हो। लेकिन देखो आप 5 या 6,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक बार गवर्नमेंट चुनाव कराती है, 5 साल में वो चुनाव होते हैं, लेकिन जब इनके करप्शंस को अपन देखते हैं, जो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, जो कोलगेट घोटाला हुआ, जो कोल स्कीम जो हुआ, जो 2G हुआ, उनके अंदर सर हजारों करोड़ रुपीज़ का जो घोटाला हुआ, उसके सामने ये पैसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, हिंदुस्तान की जनता या हिंदुस्तान अभी इन घोटालों को और इस करप्शन को अफोर्ड नहीं कर सकता। हम एक चुनाव अफोर्ड कर सकते हैं। अभी दिल्ली में दोबारा चुनाव होएगा, इस चुनाव के बाद में अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों भाग रहे हैं उस चुनाव से बचने के लिए, क्योंकि इनको मालूम है कि अभी चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी जो है वो मेजोरिटी में आने वाली है। लेकिन वो चुनाव हिंदुस्तान की और दिल्ली की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चुनाव होगा, वो चुनाव ये तय करेगा कि हाँ इस पार्टी को ये बहुमत मिलना चाहिए। अगर इस पार्टी को आप पूर्ण बहुमत देते हो, लेट्स से कि 36 सीट्स आती हैं, इसके एमएलए इतने होते हैं, एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ जी ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ जी। ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम गौर से देखें तो नक्सली कौन है? वो हिंदुस्तान के ही बंदे हैं। वो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो छत्तीसगढ़ या जो भी वो इलाका है वहाँ का, उसमें जो रहते हैं। अच्छा, ये जो पॉलिटिशियंस हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने मिल के उनकी ज़मीनें हथिया ली, उनके रिसोर्सेज सारे ले लिए, उन्होंने हाथ जोड़े, इनका ये गिड़गिड़ाया कि यार हमको कुछ तो दे दो, तुम सब कुछ ले गए। तो सर जी, नक्सलवाद को शुरू करने वाले, नक्सलवाद को पैदा करने वाले हम ही हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारी राजनीति है, उनकी घटिया पॉलिटिक्स, उनकी घटिया जो एक किसी पर्टिकुलर फॉर्म को फ़ायदा पहुंचाने की जो बात है, उनकी वजह से नक्सल की क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं जी जंगल जो हैं उनको आप इस तरह तबाह मत करो, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको आप एक तरीके से यूज़ करो, जो हमारे गांव हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा भी अधिकार बनता है, हम भी हिंदुस्तान के वासी हैं, हमको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। और नक्सली क्या मांग करते हैं? कभी भी गवर्नमेंट ने उनके साथ में बैठ के बातचीत करने की कोई बात ही नहीं की। उनके पास में फोर्सेज भेजते हैं, ये करते हैं। तो सर जी देखो, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी जंग का समाधान जो है, चाहे वो जंग आदमी और हस्बैंड वाइफ की हो, चाहे वो भाई भाई की हो, चाहे वो 2 कौमों की हो, चाहे वो 2 कंट्रियों की हो, चाहे 2 समुदायों की हो, जंग का जो लास्ट जो फैसला होता है वो कभी तलवार से या हथियार से नहीं हो सकता, वो कलम से ही हो सकता है। ये लोग ये चाहते हैं, आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि कैसे भी उनसे बातचीत करके और क्योंकि ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या है नक्सलवाद, और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ये चाहते हैं मेरे हिसाब से कि वहाँ पे उन लोगों को प्रॉपर एजुकेशन दे, प्रॉपर मैसेज दे कि भाई
आप भी हमारे भाई हो, हम भी आपके भाई हैं, आओ साथ मिलके हम आगे बढ़ते हैं, क्यों आपने ये रास्ता पकड़ा हुआ है? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ अवनीश जी इस बारे? नहीं, मैं सहमत हूँ इनसे। नक्सलवाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन में आ गई। जब काफ़ी समय तक कोई विकास नहीं हुआ वहाँ पर, एजुकेशन नहीं थी, लोगों के पास स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं थी, और उसके बाद पुलिस का जो एट्रॉसिटी थी वो बढ़ती चली जा रही थी। तो लोगों ने एक स्टैंड लिया उसके अगेंस्ट, और कुछ लोगों ने फोर्स बना ली अपनी अंदर ही अंदर, जिसको काफ़ी जगहों से फंडिंग हुई और चीज़ें हुई। तो देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट। वी हैव टू लुक एट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। हम क्या करते हैं ना, हम प्रॉब्लम को लड़ के सॉल्व करना चाहते हैं, है ना। अगर वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, वहाँ पे स्कूल होंगे, वहाँ पे एयरपोर्ट होगा, वहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहाँ तक जाने के लिए आर्मी के पास ही रोड नहीं है ना। आर्मी का ट्रक ही वहाँ नहीं जा पाता है जंगल में जहाँ पे वो रहते हैं, तो उनके पास और चीज़ें कहाँ से आएंगी। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको हमें डेवलपमेंट के थ्रू सॉल्व किया जा सकते हैं। ਅਵਨੀਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੇਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जो आपका क्वेश्चन है वो उसका मैं देख रहा था, वो काफ़ी हॉट टॉपिक है इस समय कि कुछ लीडर्स के स्टेटमेंट गलत आ जाते हैं जी। तो कभी इसके दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम किसी भी बात को जो कहा जाता है तो हम उसके दूसरे तरीके से देखते हैं उसको कहा किसी और सेंस में गया, और उसका जो है ना, आप अगर इतना लंबा सेंटेंस का आप इसमें से इतनी बात निकाल लें और सिर्फ इतनी बात पे फोकस करें तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है ना। और मैं कभी भी जानता हूँ कि कैसे मतलब का बेमतलब किया जा सकता है ना। तो एक तो वो चीज़ हो गई कि कहना कुछ और चाह रहे होंगे और गलती से उनके मुंह से कुछ निकल गया, उसको पकड़ के मीडिया ने हाइप कर दिया, पहली चीज़ थी हो गई। और फिर भी अगर किसी का सेंस बनता भी, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो पार्टी उसके साथ नहीं है, मतलब पार्टी स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करती है। पार्टी सपोर्ट करती है कि हम सारे लोग एक हैं, और कोई भी किसी भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट आता है जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर कास्ट या एक पर्टिकुलर चीज़ या किसी अमीर या गरीब या किसी चीज़ के ऊपर कहा गया है, तो दैट इज़ नॉट पार्टी लाइन। और लोग इंडिविजुअल्स भी हैं ना, हर आदमी पार्टी का मेंबर तो है ही, साथ में उसकी इंडिविजुअलिटी भी है। कभी कभी ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा पार्टी से सिंक होकर ही बात कर रहा है, कभी कभी वो उसकी खुद की सोच है, पर्सनल सोच है उसकी, जो पार्टी के ऊपर हावी हो जाती है या मीडिया में उस तरह की चीज़ आ जाती है, तो उसको हमें पार्टी की चीज़ नहीं माननी चाहिए। पार्टी उसकी एक अलग विचारधारा है, उसको हमें इंडिविजुअल से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा बोल भी देता है तो पार्टी उसके लिए अपोलोजाइज़ करती है हमेशा, तो उस अपोलॉजी को देखना चाहिए, ना कि उस चीज़ का बवाल बनाना चाहिए कि नहीं। जब स्टेटमेंट आ जाता है कि हाँ ख़त्म तो ख़त्म। फिर गौतम जी, तुसी की कहना चाहोगे? मैं इतना कहना चाहूँगा, देखो जो गलत है वो गलत है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो उसको पार्टी कंडेम करती है, और पार्टी के बड़े लीडरशिप ने उसके लिए कहा कि उसको नहीं बोलना चाहिए था उस तरह का, और मे बी इन द फ्यूचर शी कैन कम इन द फ्रंट एंड से सॉरी अबाउट दैट, राइट। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है, देखो अगर हमको यही करना था तो ये करने में तो कसर बीजेपी और कांग्रेस ने कभी छोड़ी नहीं। वो धर्म की राजनीति, ठीक है, वो गरीबों अमरों की राजनीति, वो छोटे बड़ों की राजनीति, वो कर ही रहे हैं। हम किस लिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस में, हम इसलिए यहाँ पे हैं, आम आदमी पार्टी इसलिए है क्योंकि हम कहते हैं कि हम किसी धर्म की, जाति की, किसी स्टेट की, काले की, गोरे की, हम वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुद्दों की, हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं इक्वल राइट्स की, हम बात कर रहे हैं इंडिया के फंडामेंटल ग्रोथ की। तो आम आदमी पार्टी का जो मेन मैसेज है वो ये है, हम किसी भी कम्युनिटी या किसी भी जात को प्रोत्साहित नहीं करते किसी भी तरह से। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇਪੀ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਅਸਰ ਇਹਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ लोगों का की रिएक्शन होगा? देवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच, आपने ये बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा। इस क्वेश्चन के देखो दो पहलू हैं। जेपी साहब का आंदोलन हुआ और बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में सोनिया गांधी जो है वो अमेठी से हारी थी,
सॉरी इंदिरा गांधी जो है वो अमेठी से आ रही थी और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। द थिंग इज कि जब भी कोई बड़ा पॉलिटिकल एक मूवमेंट चलता है किसी भी कंट्री में और उससे बाद में एक पार्टी निकल के आती है, जब तक उस पार्टी की प्रॉपर फाउंडेशन नहीं होती ना तब तक वो आगे नहीं चल सकती। अब जेपी जी के साथ में क्या हुआ कि वो बेचारे मतलब अनफॉर्चुनेटली वो खुद बहुत लंबे समय तक उसमें रह नहीं पाए, वो खुद जिंदा ही नहीं बचे, राइट। एंड उसके बाद में जो कुछ लोग थे जो कि उसके मेन जो पिलर्स थे, दे वर नॉट द वे ही वाज थिंकिंग, राइट। तो उन्होंने बाहर निकल के, जैसे जितने भी यादव आए बाद में, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं शायद, बिल्कुल ठीक है जी। तो उन्होंने आके और जो उन्होंने किया वो सभी के सामने। तो आम आदमी पार्टी की जो मैं बात करना चाहूँगा अभी, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पे एक अंदर का लोकपाल है, उसकी एक अंदर की समिति है, पूरी अंदर का इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है कि कोई भी बंदा उसके अंदर आता है तो वो रहता है तो वो किस तरह से काम करता है। जिस तरह की आपको पता होगा जब दिल्ली में इलेक्शन हुआ, दिल्ली के जो कानून मंत्री थे उनके साथ में वो जो बातचीत हुई, जो खिड़की एक्सटेंशन में गए रात को, वो पुलिस वाले को कहा कि आप यहाँ पे रेड मारो, तो उस बात पे पार्टी ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया कि ये आदमी सही है या गलत है। सारा इन्वेस्टिगेट करके पार्टी की कोर कमेटी ने डिसाइड किया कि नहीं, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर देखा जाए तो ये आधी रात को इनको बुलाया गया, वहाँ पे ये गए सीन पे जाके, इन्होंने पूरी इतनी वो की। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है उसमें एक स्ट्रक्चर है। कोई भी बड़ी, जो भी, मैं नहीं कहूँगा पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर पे बनती है और उसी पे वो चलती है आगे। तो इनके पास में एक स्ट्रक्चर है बहुत सॉलिड। दूसरी बात, हम बात करते हैं लोकपाल की, लोकायुक्त की, तो आम आदमी पार्टी के पास में एक इंटरनल लोकपाल है, ऑलरेडी है उनके पास में वो कानून, जो कि पावर उनके जो अंदर के जो मेंबर्स हैं उनके पास में है। तो वो किसी भी, चाहे वो कोई एमपी बन गया या एमएलए बन गया या कुछ भी बन गया, उनके पास में वो पावर है कि वो उस बंदे को पार्टी से बर्खास्त कर सकते हैं। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ आम आदमी पार्टी। ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कोई फर्क नहीं रह जाता। जो बाहर की, जैसे आपने देखा होगा दूसरा एग्जाम्पल बिन्नी का, हाँ जो कि दिल्ली में थे, जब उन्होंने बगावत शुरू की, जब उन्होंने बीजेपी के बोलने शुरू किए, तो पार्टी ने तुरंत उसको दरकिनार कर दिया कि ओके वो हमारा एमएलए था लेकिन वो अभी नहीं है, और कानून इस तरह का है कि वो दोबारा आम आदमी पार्टी को कभी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखो, ये जो लोग हैं ये हाईली एजुकेटेड हैं, और जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुछ ना कुछ किया है, अपनी ज़िंदगी को बलिदान किया है, ठीक है जी। और वो चाहते हैं कि इस मोमेंटम, क्योंकि अरविंद ने उस वक्त एक बात कही थी कि आज इन सब पार्टियों की वजह से हमको आम आदमी पार्टी बनानी पड़ रही है। और दोस्तों, इस चीज़ का घमंड नहीं करना, गुरूर नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना कि कभी आज से 20-30 साल बाद में कोई दूसरा बंदा एक दूसरी पार्टी बनाए। हम इसलिए आए हैं कि हम एक हिंदुस्तान को एक स्टेबिलिटी दें, इसको एक ग्रोथ दें, इसको एक वो विजन दें। तो आम आदमी पार्टी जो है वो हिंदुस्तान के लिए एक राजनीतिक पार्टी नहीं है सर, ये एक उम्मीद की किरण है जिसे हम सबको मिलके और सलामत रखना है। ਅਵਨੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ यूपी ਤਾਂ गढ़ रहा है उस मूवमेंट का। हाँ नहीं, आप बिल्कुल सही बात की इन्होंने। अगर आप पॉलिटिक्स सिद्धांतों पे करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स पैसे के लिए करते हैं, धर्म के लिए करते हैं, जाति के लिए करते हैं, नेम के लिए, फेम के लिए करते हैं, देन इट्स नॉट राइट। तो पार्टी ने जो भी कैंडिडेट्स इन्होंने इकट्ठा जो अपना बेस बनाया है, वो ऐसे लोगों का बनाया है जिन्होंने ऑलरेडी अपने आप को सोशल सेक्टर में प्रूव किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चूँकि बेस स्ट्रांग है, तो आगे चल के अगर एक आध लोग ऐसे आ भी जाते हैं तो उनको स्क्रूटनाइज करके और बाहर निकालना आसान होगा, क्योंकि हमारा जो मेजॉरिटी है वो ऐसे लोग हैं जो देश के लिए कुछ किया जिन्होंने, ना कि ऐसे लोग जो किसी के भाई हैं, भतीजे हैं या पैसे वाले हैं, उनके पास 25 करोड़ रुपए इसलिए वो इलेक्शन को फंड करके और आगे बढ़ सकते हैं या पार्टी को चंदा दे सकते हैं। तो इस तरह की जो सोच नहीं है, तो जो कि फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, तो इट्स वेरी अनलाइकली कि ऐसा कुछ होगा। मेरे ख्याल तो ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ, यही गलत है कि नीतियां चलाओ राज करने वास्ते। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसका होना चाहिए। हाँ जी। और देखो ना, अगर हम बात करें, अगर हम महात्मा गांधी की बात करो, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करो, भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव, उन लोगों की बात करो, उन लोगों ने क्यों अपनी जानें दी, क्यों उन लोगों ने पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया। उन लोगों ने एक सपना देखा था कि यार ये गोरे यहाँ से जाएं, हम एक चैन की नींद लें, हमारे बच्चे यहाँ पे पले फूलें। एक आम आदमी चाहता क्या है यार, मुझे ये नहीं समझ आती। मुझे कभी कभी देख के बड़ा मतलब ऐसे होता है कि यार ये जो जितने पॉलिटिशियंस हैं इंडिया के अंदर, ये सारे ही हज़ारों करोड़ों में खेलते हैं।
इनके पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ईश्वर ने इनको इतना दिया है कि सब कुछ इनके पास में है, लेकिन सर लालच इनके पास में, और लालच का कोई अंत नहीं होता यार। एक आम आदमी जो है उसको क्या चाहिए, अगर एक अच्छा सिस्टम है वो अपना काम करें और अपने घर में अपने बच्चों से आराम से ज़िंदगी बसर करें, और क्या चाहिए उनको। अगर उतना सा भी हो जाता है हिंदुस्तान में एक आम आदमी के लिए, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। बट आज के जो हालात हैं, मैं थोड़े दिन पहले जाके विजिट करके आया इंडिया को। भगत सिंह साहब ने एक बात लिखी थी उस ज़माने में, और उन्होंने शायद ये सोच के ही लिखी होगी क्योंकि उन्होंने वो सिस्टम को देखा था, क्योंकि उस ज़माने में भी सिस्टम ऐसा ही था। क्योंकि जो हमारे जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनकी जो परंपरा रही है ये पैसा देने की, किसी से कहलवा के काम करने की, ये परंपरा रही है, और उनको इस बात की भनक लग गई थी। तभी उस उम्र में उन्होंने लिखा कि अगर हिंदुस्तान इन टर्म्स पे आज़ाद होता है जिस तरह से आज चल रहा है, तो बोलता है कि ऐसी आज़ादी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, ये काले अंग्रेज चले आ जाएंगे। और देखिए उस आदमी का विजन, वो 23 साल के बच्चे थे, लाइक लड़का था वो, राइट, और उनका विजन देखिए, वो सारी बातें सही हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अमीर जो है वो ऐसे सिस्टम में अमीर होता चला जाएगा, और जो गरीब है वो गरीब होता चला जाएगा, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मेरा जो मैंने बोला कि मेरा एनजीओ चलता है अक्षर, तो मैं भी गया था दिसंबर में वहाँ पे। तो हम लोग शाहजहाँपुर, मेरा सिटी है, उसके आसपास हम गांव में जाके सेंटर्स देख रहे थे कि कहाँ कहाँ पे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो मैं गांव में गया वहाँ पे, तो वहाँ पे 600 की आबादी थी उस गांव की, और उस गांव में 3 साल से लाइट नहीं आई थी। 3 साल पहले वहाँ का ट्रांसफार्मर फूका था और आज तक ठीक नहीं हुआ। जो 2-4 घरों में लाइट थी वो सोलर पैनल लगवा दिए गए थे, तो उन 4-5 घरों में लाइट आती थी, बाकी किसी घर में लाइट नहीं आती थी। मतलब इतनी बुरी हालत है। स्कूल के नाम पर मैं खुद देखता हूँ, मतलब जहाँ जहाँ हम सेंटर चलाते हैं उसके अलावा भी मैं गाँव में गया हूँ, हालत ये है कि स्कूल बिल्कुल डिसफंक्शनल है। 80% स्कूल डिसफंक्शनल है। मतलब स्कूल हैं, सर्व शिक्षा अभियान के स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे आते हैं, सिर्फ अपना दाल रोटी, वही पानी जैसी दाल होती है, उससे खा के अपना चले जाते हैं। पढ़ाई के लिए स्कूल में टीचर नहीं आता है, 5 टीचर अलॉटेड हैं, एक आता है, अटेंडेंस लगाता है, चला जाता है। मतलब इट्स अ टोटल कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द सिस्टम। आप बताइए कि ऐसी जगहों पे, मतलब हम शहर की बात नहीं कर रहे, शहर में आप लखनऊ में चले जाइए, कानपुर में चले जाइए, यू विल फाइंड वेरी वर्ल्ड क्लास स्कूल, अच्छे स्कूल मिलेंगे आपको लगेगा ही नहीं यहाँ कोई प्रॉब्लम है ना, अनलेस कि कोई लाइट वाइट या कुछ ऐसा है। लेकिन एज लॉन्ग एज यू मूव 20 किलोमीटर्स आउट ऑफ द सिटी, 20 किलोमीटर आप आगे, 10 किलोमीटर आगे चले जाइए, आपको यही हालत दिखेगा। लोगों के पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है, दिन में 4 घंटा आ रही है, कहीं 5 घंटा आ रही है। एंड इट्स नॉट जस्ट यूपी, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं और एमपी में चले जाइए, राजस्थान, आप जैसे ही आप गाँव में जाएंगे ना, आपको यही हालत मिलेगी। तो एंड तो ये चीज़ें बहुत कॉमन फैक्टर, तो ये हालत है हमारे देश की, और हम अभी भी अपने आप को कहते हैं कि सुपर पावर मानते हैं। आई डोंट थिंक वी आर सम देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वी आर वर्स देन अफ्रीका। और ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਜਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, और ये मेजर वोट बैंक है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਆਏ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਐਨਜੀਓ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੰਡਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਤਾਂ ही सारे लोगों का ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ हर एक चीज़ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे जबकि मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने अपना संस्थान खोले हुए हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो ब्लैक मनी को वाइट कर सकें। मतलब ये हालत है। मतलब जिस चीज़ को आपको यूज़ करना चाहिए था, जिसका काम था लोगों की सेवा करना, या राजनीति का काम था सेवा करना, या एनजीओ काम था सेवा करना, वो सिर्फ पैसा बनाने में लगे। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्क विच इज़ हैपनिंग, एंड इट इज़ बिकॉज क्योंकि हम जैसे जो पढ़े लिखे या जो लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि जिसको सिस्टम को ठीक करना चाहिए, वो दे स्टेप बैक एंड दे आर हैप्पी विद देयर ओन फैमिली कंफर्ट लाइफ, जो कहते हैं ना कि लाइफ का जो कंफर्ट है, अपनी कंफर्ट जोन है, उसमें चुपचाप पड़े रहना पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते कि वो गांव में जाके देखें। एंड द पर्पस आई स्टार्टेड माय एनजीओ वाज द सेम, कि मैं देखा कि आई यूज्ड टू राइट, आई क्विट राइटिंग जस्ट बिकॉज कि मुझे लगा कि आई शुड स्टेप अहेड, नाउ आई शुड टेक सम एक्शन। इसलिए मैंने वो स्टार्ट किया और आई वेंट टू द विलेजेस एंड मैंने स्टार्ट किया उसको एक टीम के साथ। तो बिकॉज द एनजीओज विच वर एग्जिस्टिंग, they were all ruled like run by the politicians and all that. There were no intellectuals who were running them at that particular area. वो सिर्फ नाम के लिए चल रहे थे। तो people like us, we have to stand up and take action. ਅਵਨੀਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ। बिल्कुल जी। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਜੀ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਫਰੋਮ ਸੋ ਲੌਂਗ, ਜੀ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ठीक है जी। ਤੇ
ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕਦਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ठीक है जी। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ? सर जी हर तरह की प्रॉब्लम उनको आ रही है। आप फाइनेंशियली ले लिए, उनके पास में बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, उनको पता नहीं है सिस्टम का किस तरह से सिस्टम काम करता है। इसमें मैं थोड़ा सा स्टेप बैक जाना चाहूँगा, एक बार मैं इससे थोड़ा सा अलग बोलना चाहूँगा। 80s के अंदर पॉलिटिशियंस हुआ करते थे, और जब उनको चीज़ें समझ में आने लगे कि इस तरह से हम पैसा बना सकते थे, ये कर सकते थे, सारे नहीं कुछ लोग, राइट, तो उन लोगों ने क्या किया कि जो भी उस इलाके के जो गुंडे होते थे या जो बदमाश होते थे उनको कुछ पैसे दे के और उनसे वो वोटिंग का काम करवाते थे, लाइक कि वोटों को खरीदना, दारू बांटना, पैसे बांटना, ये सारा काम 10 एक साल ये काम चला, 90s आ गया। तो वो जो भी वहाँ के जो क्रिमिनल्स थे उनको ये बात समझ में आने लगी धीरे धीरे कि यार काम तो सारा हम करते हैं और फ़ायदा सारा नेताजी लेते हैं, नाम भी इनका हो रहा है, पैसा भी इनके पास में आ रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो नेताजी वहाँ से चलते बने और वो जो क्रिमिनल्स जो जिन्होंने सिस्टम को चलाया हुआ था, दे बिकेम पॉलिटिशियंस। ठीक है, तो अभी मैं थोड़े दिन पहले आमिर खान का एक प्रोग्राम देख रहा था, सत्यमेव जयते, उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि जो एग्जिस्टिंग जो MPs हैं उनमें 30% जो है वो क्रिमिनल्स हैं, और वो ऐसे क्रिमिनल्स नहीं है कि छोटे मोटे उन पे चार्जेस लग गए, दे आर रियली लाइक सॉलिड। रेप के केस हैं उनके खिलाफ में, हत्या के केस हैं, हत्या की कोशिश के केस हैं, लूट मार के केस हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे लोगों से मुकाबला कर रहे हैं जो कि उस इलाके में बहुत ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, चाहे वो पावर का हो, चाहे वो पैसे का हो। ठीक है जी। और दूसरा, उनके पास में इतना तजुर्बा है, जैसे आपने कहा कि वो 60 से लड़ते आ रहे हैं, तो उनको पता है कि कौन से आदमी की वो बीमारी की नब्ज कौन सी है, कौन से नब्ज को मैं दबाऊंगा तो कौन सा बंदा किस तरह से काम करेगा। उनको मालूम है कौन से गांव के अंदर किस बंदे को पकड़ के उससे 100 वोट लेने हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं है। लेकिन मैं एक बात को हमेशा मानता हूँ कि जो सच्चाई होती है ना, उसकी जीत होती है, और जो सच्चाई होती है वो छुप नहीं सकती। तो आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं सर, वो डोर टू डोर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनको वो मैसेज देना चाहते हैं। सेकंड से मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका जो 40% जो हिस्सा है वो है यंग ब्लड। दे आर मे बी समवेयर लेस देन 30 ईयर्स और 35 ईयर्स। और जो वोटर्स हैं उनका भी यही हाल है कि जो ज़्यादा वोटर्स हैं वो यंग ब्लड है, वो सारे एजुकेटेड लोग हैं, वो समझते हैं अपना अच्छा और अपना बुरा। वो चाहते हैं अभी कि यार हम हमारी सरकार बनाएं। दिल्ली में अगर हम देखें तो ये जो चौंकाने वाले जो रिजल्ट्स थे ये इसीलिए आए क्योंकि दिल्ली में इस बार 4 लाख नए वोटर जुड़े। दिल्ली में ज़्यादातर जो वोटर थे उनमें से 40% जो वोटर थे वो ये यंग लड़के लड़कियां थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, बहुत मुश्किल है वो जो इस्टेब्लिश जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके पास में सारा कुछ है उनके सामने मुकाबला करने का। लेकिन एक फ़र्क है यहाँ पे, वो राजनीति करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, वो राजनीति करते हैं गंदी वाली राजनीति। वो लोगों को बहकाते हैं, झूठे वादे करते हैं, उनके साथ में जाते हैं। ये बात कर रहे हैं स्वराज की, ये बात कर रहे हैं करप्शन फ्री इंडिया की, ये बात कर रहे हैं इंडिया के रियल डेवलपमेंट की, ये बात कर रहे हैं सच्चाई की। तो मुझे ये लगता है कि चाहे वो कुछ भी हो, रावण भी बहुत बड़ा था, उसके पास बहुत पावर था। जो राम जी थे उनके पास में कुछ भी नहीं था, वो जंगल में ऐसे ही घूम रहे थे, लेकिन वो सच्चाई थी वहाँ पे। जब देखो, आप इतिहास उठा के देख लो किसी भी कंट्री का, किसी भी रिलीजन का, राइट, अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की हमेशा जीत हुई है। अगर हम बात करें गुरु गोविंद साहब की, तो आपने पता ही जो उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ किया। तो कहने का मतलब, चाहे कितनी भी बड़ी विरासत हो, चाहे कितने भी पावरफुल लोग हो, जब सच्चाई से उनका मुकाबला होता है तो सच्चाई की जीत वहाँ पे होती है। गौतम जी, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ आया। कुछ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ दूसरे पार्टी ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 30% ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? सारे आते हैं सर। जितनी जो एग्जिस्टेंस में है, आप मुझे एक सिंगल पार्टी का एक सिंगल बंदा बता दीजिए जो ऑनेस्टी के साथ में जिसने राजनीति की हो। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, बहुत कम। देखो, फर्क इस चीज़ में है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर सारे लोग करप्ट हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले इंडिया गया, मुझे कुछ काम करवाना था, मैं वो काम कराने के लिए 10 दिन घूमता रहा। ठीक है जी, इसलिए मेरे पास में सारे डॉक्यूमेंटेशन सही है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है ऑफिसर्स हैं वो सारी चीज़ें मेरे पास सही हैं। क्या मिसिंग है कि उनको 5,000 रुपये अंडर टेबल चाहिए। अभी यहाँ पे मेरी नीयत तो ठीक है, मेरे कागज़ भी सारे सही हैं, सारा कुछ मेरे पास सही है,
लेकिन मेरे को तो वापस आना है अगले दिन, मेरी फ्लाइट है, अगर मैं वो काम नहीं करूँगा तो मेरा वो काम नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा ऐसे हालात में? समझदारी इसी में है कि भाई 5,000 उसको दे दो, अपना काम करवा लो। तो इंडिया में जो 90% जो लोग हैं वो करप्ट इसलिए हैं क्योंकि मजबूरी में उनको करप्ट बना दिया है। वो होना नहीं चाहते करप्ट, लेकिन मजबूरी में बना दिया। ये पार्टी यही बता रही है कि वो मजबूरी जो है ना, जो इन पॉलिटिशियन से पिछले 50 साल तक की है, उस मजबूरी को हमको हटाना है। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਮਲ 'ਚ ਆਉਣ, ਔਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜਾਈਏ ਵਾਪਸ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲਈਏ। बिल्कुल जी। ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सभी दर्शकों को मेरा संदेश आम आदमी पार्टी कैलगरी टीम की तरफ से यही है कि आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, जितने भी लोग हैं, उनको जिस तरह की भी आप मैसेज देना चाहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी है, इसको आप वोट दीजिए, इनको जिताइए आप। और मैं इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि देखो, कांग्रेस को, बीजेपी को या अकाली जो भी हैं उनको हम देते आ रहे हैं, उन्होंने जो हमारे स्टेट का या हमारे देश का जो हाल किया वो आपके सामने है। एक मौका इनको मिलना चाहिए, एक मौका इनका बनता है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जो है ये एक ऐसी पार्टी नहीं जिसको बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो फंड करती हैं, इधर से पैसा आ गया, उधर से पैसा आ गया। हमको फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर एलिजिबल हो फंड देने के लिए, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, तो आप खुद आम आदमी पार्टी को www.aamadmiparty.org पे जाके डोनेट कर सकते हैं। और अगर आप अदर केस, दूसरे केस में आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं बैक इन इंडिया, उनको आप इंक्रीज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि जी आप इस पार्टी को थोड़ा फंड भी दीजिए, और तन मन धन से जैसे भी आप इसकी हेल्प कर सकते हो कीजिए प्लीज़। मैं यही कहना चाहूँगा पूरे सारे दर्शकों से। धन्यवाद जी। अवनीश जी, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ इस बारे? बिल्कुल सेम मैसेज है हमारा भी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये बात पहुँचाएँ कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो करप्शन के ख़िलाफ़ है, जो हमारा आज का सेट ट्रेंड है अभी तक की जो पॉलिटिक्स का, उसको ब्रेक करने के लिए बनी है। और इसमें जोश है, नयापन है और एक नई सोच है जिसको सहारा मिलना बहुत ज़रूरी है। आप जितने भी लोगों से कह सकते हैं, अपने दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से उनसे बात करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो आम आदमी पार्टी के लिए वोट करें। और इसके अलावा अगर आपके कुछ रिसोर्सेज हैं, आपके पास जगह है, आपके पास कुछ स्पेयर लैपटॉप्स हैं, या कोई ऐसी आपके पास स्किल है जिससे आप मदद कर सकते हैं, डेफिनेटली दोज आर ऑल थिंग्स आर वेलकम। अगर आप पैसे से करना चाहते हैं तो आप पार्टी की वेबसाइट पर जाकर डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे वेज़ हैं, जैसे आप वॉलंटियर करना चाहते हैं या कोई और भी तरीका आपको नया लगता है, यू कैन शेयर इट विद अस, विद योर फ्रेंड्स और द लोकल पार्टी मेंबर्स, एंड इट विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। मैं एक बात और कहना चाहूँगा जी, हमको वॉलंटियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी भाई बंधु वॉलंटियरिंग करना चाहता है यहाँ पे कैलगरी में, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। मेरा नाम है गौतम सेवदा, मेरा नंबर है 5879995968 एंड मैं अवनीश गुप्ता, मेरा नंबर है 4034620868। आप कभी मुझे कॉल कर सकते हैं। हम लोग हमेशा आपकी मदद और yeah, we are welcome, you know, like we need your help, in simple words, we need your help, yeah।